नवंबर 1989 को लाल कृष्ण आडवाणी जो थे, इन्होंने भी रथ यात्रा का अनाउंसमेंट कर दिया था। और ये जो यात्रा थी वो वीएचपी के जो रथ यात्रा थी उससे अलग अनाउंस की गई थी। इस रथ यात्रा को सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ टेम्पल से स्टार्ट किया जाता है। और ये जो पूरी रथ यात्रा थी, इसका पूरा अरेंजमेंट नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जिसके लिए उनकी बहुत तारीफ भी हुई थी। चुनाव प्रवेश से विजयनाथ संकल्प सागर से आडवाणी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस रथ यात्रा को अलग अलग रीजन से होके 10,000 किलोमीटर का सफर तय करके अयोध्या पहुंचना था। जब ये यात्रा शुरू होती है तो पूरे इंडिया में हल्ला होता है और बीजेपी पार्टी इस वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाती है। इस यात्रा की वजह से पूरे इंडिया में राम मंदिर का मुद्दा उठ गया था और कई जगह पे दंगे भी होने लगे थे, स्पेशली वहां पे जहां पे हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन का जो बैलेंस था वो बराबर नहीं था। अब ये जो रथ यात्रा थी ये कुछ दिन बाद 22 अक्टूबर 1990 को बिहार पहुंचती है। जैसे ही आडवाणी बिहार पहुंचते हैं तो 22 अक्टूबर 1990 को रात 3 बजे बिहार के समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा देते हैं। लालू प्रसाद यादव का कहना था कि ये स्टेप इसलिए लिया गया है क्योंकि इससे देश में दंगे हो रहे हैं और बिहार का भी माहौल खराब होगा, तो इस यात्रा को यहीं पर रोक दिया जाता है। मैं श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा। बीजेपी जो 1984 में 2 सीटें जीती थी, लाल कृष्ण आडवाणी का इस राम मंदिर के मुद्दे से जुड़ने का जो फैसला था वो काम आया और 1989 के इलेक्शन में बीजेपी सीधे 85 सीट जीत जाती है। यूपी, राजस्थान, एमपी, हिमाचल प्रदेश बीजेपी गवर्नमेंट बनती है इन स्टेट्स में। और इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के अंदर भी और पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा नाम बन गया था और राम मंदिर को बनवाना बीजेपी के मैनिफेस्टो तक में ऐड कर दिया गया था। अब इस यात्रा को बिहार में रोक तो दिया जाता था, लेकिन इस यात्रा को 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में पहुंच के, जहां पे रामलला विराजमान थे, वहां पे पहुंच के कंप्लीट होना था। तो जब लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा बिहार में रुक जाती है तो जो बाकी के कर सेवक होते हैं वो अयोध्या पहुंचते हैं। देखिए, कर सेवक वो होते हैं जो कर सेवा करते हैं, मतलब कि बिना स्वार्थ के अपने रिलीजन के लिए काम करना, सेवा करना। तो कर सेवक कहते हैं कि भले ही यात्रा बिहार में रोक दी गई है लेकिन वो अयोध्या जाएंगे और वहां जाके कर सेवा करेंगे। लेकिन इस पे मुलायम सिंह जी ने कहा कि वो जो विवादित एरिया है वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता और अगर कोई आएगा तो अच्छा नहीं होगा। इसको जो कर सेवक थे उसको एज अ चैलेंज की तरह लिया और 30 अक्टूबर को कर सेवक जो थे वो अयोध्या का जो विवादित एरिया था वहां पहुंचते हैं। वहां उनको पुलिस रोक देती है। तो कर सेवक जो थे उसमें एक साधु था जो पहले ड्राइवर था, तो वो साइड से पुलिस की बस को उठा के उसमें कर सेवक को भर के विवादित एरिया जो था वहां पहुंच जाता है और एक भगवा झंडा बाबरी मस्जिद पे लगाने की कोशिश करता है। लेकिन मुलायम सिंह के ऑर्डर पे जो कर सेवक थे उनके ऊपर पुलिस फायरिंग कर देती है, जिससे 30 से ज्यादा कर सेवकों की जान चली जाती है। अच्छा, जब ये सारी चीजें हुई थी तो एक कोइंसिडेंस भी हुआ था। एक बंदर था, वो भी भगवा झंडा लेके गुम्बद पे चढ़ गया था, तो उसको भी कर सेवक ने भगवान हनुमान का रूप माना। अब इसके बाद ईयर आता 1991 और बीजेपी काफी स्ट्रांग हो गई थी। पूरे ऑल ओवर इंडिया में बीजेपी के बारे में बात हो रही थी और यूपी के अंदर भी बीजेपी जीत जाती है। 24 जून 1991 को पहली बार बीजेपी की यूपी के अंदर सरकार बनती है और बीजेपी से कल्याण सिंह यूपी के सीएम बनते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहां पे कांग्रेस ही जीत के आई थी, तो वहां पे पीवी नरसिम्हा राव वो पीएम बने थे। बीजेपी को 3 सीट्स मिली थी, जिससे हर कोई हैरान था। और इसके बाद राम मंदिर की इंपॉर्टेंस नेता लोगों को भी समझ में आने लगी थी। कल्याण सिंह सीएम बनते ही अयोध्या जाके शपथ लेते हैं और बोलते हैं रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। और ये नारा काफी फेमस भी होता है। और कुछ दिन बाद 7 अक्टूबर 1991 को कल्याण सिंह एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के सेक्शन 4, 6 एंड 17 के अंडर वो विवादित एरिया जो था और उसके आसपास का जो एरिया था वो अपने पास, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ले लेते हैं। इस एक्ट में यह था कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो टूरिज्म और डेवलपमेंट के लिए लैंड एक्वायर कर सकती है। तो कल्याण सिंह ने, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने, पहले तो एरिया अपने अंडर में लिया। फिर एक ट्रस्ट था राम जन्मभूमि न्यास, ये वीएचपी का ही ट्रस्ट था, जिसका ऑब्जेक्टिव था राम जन्मभूमि को बनाना। तो इस ट्रस्ट को 1 रुपए की लीज में ये पूरी जमीन दे दी जाती है और ऐसा बोला गया कि इस एरिया में श्री राम कथा पार्क बनाया जाएगा टूरिज्म और डेवलपमेंट के लिए। लेकिन इसके तुरंत बाद मुस्लिम ग्रुप जो थे वो कोर्ट पहुंच जाते हैं कि ये लोग मनमानी कर रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसके बाद हाई कोर्ट जो थी इस फैसले के ऊपर स्टे लगा देती है और ये जो जमीन वगैरह लीज पे दी गई थी ट्रस्ट को, उस पे होल्ड लग जाता है। और इसमें कोर्ट एक चीज और करता है कि इस जमीन के ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होगा, मतलब एक छोटा सा भी कंस्ट्रक्शन इस विवादित एरिया के ऊपर कोई नहीं बनवा सकता, क्योंकि दोनों ग्रुप्स की तरफ से अलग अलग ट्रिक्स खेल के पोजीशन लेने की कोशिश की जा रही थी। ये लोग पैसा लगा लगा के आसपास के जो लैंड थे, जो विवादित एरिया था उसके आसपास का जो लैंड था वो सब भी खरीदे थे और इसके लिए बहुत सारे लोग फंड और डोनेशन भी दे रहे थे। अब इसके बाद ईयर शुरू होता है 1992 और कल्याण सिंह, यानी कि बीजेपी की सरकार थी। जनवरी 1992 को
पहली चीज ये होती है कि जो विवादित एरिया था उसके आसपास बैरियर लगाए हुए थे, तो उन बैरियर्स को हटा दिया जाता है। इससे पहले किसी का भी उस एरिया में बिना परमिशन के आना उतना आसान नहीं था, लेकिन जब ये बैरियर हट जाते हैं तो वहां आना जाना और पॉसिबल हो जाता है। तो ईयर के स्टार्टिंग में इन बैरियर्स को हटा दिया जाता है और फैब के मंथ में आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी और बजरंग दल एक मीटिंग करते हैं। अब ये जो मीटिंग थी इसको लेके कई चीजें बोली गई। फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हेड थे मलॉय कृष्णधर, इन्होंने क्लेम किया कि इस मीटिंग में 6 दिसंबर 1992 यानी कि कुछ महीने बाद विवादित ढांचा को गिराने की पूरी प्लानिंग की गई। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोर्ट में केस स्ट्रांग हो, क्योंकि अगर उस जमीन पे मस्जिद रहेगी तो जो कोर्ट है वो इनके हक में फैसला नहीं दे पाएगा। तो ये जो आईबी ऑफिसर थे मलॉय कृष्णधर, इन्होंने क्लेम किया कि इनकी सिक्योरिटी लगी हुई थी। इन्होंने मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी की और अपने सीनियर को भी दी, लेकिन कुछ उससे हुआ नहीं। इसमें मलॉय धर ने कांग्रेस के जो नरसिम्हा राव थे उनको भी ब्लेम किया कि कांग्रेस जो थी वो दोनों ग्रुप को सपोर्ट करने के चक्कर में आंख बंद करके बैठी थी। ये सारे जो एलिगेशन इन्होंने लगाए हैं इनकी बुक ओपन सीक्रेट्स इंडियाज इंटेलिजेंस इसमें है। और इसके बाद कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन भी हुए थे, जिसमें बोला गया था कि 10 महीने पहले से ही प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी। यूट्यूब पे अभी भी वीडियो पड़ी है। अब इसके बाद चीजें जो थी वो बहुत ज्यादा इंटेंस होती जाती हैं। 24 मार्च 1992 को कल्याण सिंह यूपी के सीएम बिना डरे पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं कि चाहे गवर्नमेंट रहे या ना रहे राम मंदिर बनना चाहिए। अब इस पूरे सिनेरियो में दिक्कत ये थी कि जो हिंदू ग्रुप्स थे उनका कहना था कि ये जो एरिया है उसमें वहां पे उनको कंस्ट्रक्शन करके पूजा तो करने दी जाए, लेकिन कोर्ट से ऑर्डर ही नहीं थे, वहां पे कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो सकता था। 7 जुलाई 1992 को पहली बार पब्लिकली लोगों तक वीएचपी ने अपनी बात पहुंचाई और इनडायरेक्टली कहा कि अगर कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता तो विवादित ढांचा गिराया तो जा सकता है, उस पर तो कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। ये सब सुन के अयोध्या और पूरे इंडिया में एक टेंशन सी बढ़ गई थी, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि क्या हो जाएगा। 24 सितंबर 1992 को वीएचपी कहती है कि ये ऐसे ही नहीं चलता रहेगा, आपके पास 3 महीने का टाइम है, गवर्नमेंट कुछ भी करके हमें कंस्ट्रक्शन करने दे, और अगर नहीं करने दिया गया तो हम वेट नहीं करेंगे, हम आगे नेक्स्ट स्टेप लेंगे। अब ये 3 महीने भी निकल जाते हैं, गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं करती है, जो नेगोशिएशन चल रहे थे वो भी कोलैप्स हो जाते हैं। तो 30 अक्टूबर को धर्म संसद की मीटिंग होती है दिल्ली के अंदर। धर्म संसद में अलग अलग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी बनाती थी राम मंदिर को बनाने के लिए। इस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि 6 दिसंबर 1992 को कर सेवा की जाएगी अयोध्या के अंदर। अब कर सेवा की जाएगी वहां पे, इसका मतलब यह था कि वहां जाके राम चबूतरा से थोड़ी दूर पर एक एक मुट्ठी मिट्टी लेके जाएंगे और भजन और कीर्तन होगा। लेकिन कई सारे लोगों को यह डर था कि वहां पे जाके ये जो विवादित ढांचा है उसको गिराने की प्लानिंग हो रही है। और इस मीटिंग के बाद पूरे देश में एक टेंशन का माहौल था कि 6 दिसंबर 1992 को क्या होगा। फिर आगे चल के जो कर सेवा का प्रोग्राम था इसको रोकने की बात की गई, तो कल्याण सिंह यूपी के सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी और यूपी विधानसभा में गारंटी ली कि खाली कर सेवा होगी और मस्जिद को कुछ नहीं होगा। और उन्होंने ये भी चीज ऐड करी कि ऐसे टाइम पे अगर हम कर सेवा को रोकेंगे तो दंगे और उल्टा भड़क जाएंगे। अब ये सारी चीजें करने के बाद कल्याण सिंह ने क्या किया, उन्होंने राइटिंग में सिक्योरिटी को बोला कि किसी भी सिचुएशन में कर सेवक के ऊपर गोली नहीं चलनी चाहिए। प्रकाश सिंह जो डीजीपी थे उन्होंने कहा कि यूपी गवर्नमेंट ऐसे ऑफिसर्स लगा रही थी मंदिर के आसपास जो उनके हिसाब से चले। सरकार का यह प्रयास था अयोध्या और उसके आसपास ऐसे अधिकारी लगे जो उनके कहने के अनुसार चल सके। अब 1 दिसंबर 1992 से ही पूरे देश से कर सेवक अयोध्या पहुंचने लगे थे। 1.5 लाख से भी ज्यादा कर सेवक पहुंच गए थे और पूरी अयोध्या जो थी वो एक छावनी की तरह बदल गई थी। और एक दिन पहले यानी कि 5 दिसंबर 1992 को जो भीड़ थी, स्टेज वगैरह बना दिया गया था, उसमें नेता लोग आके भाषण दे रहे थे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जो थे उन्होंने भाषण में कहा कि विवादित एरिया पे कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन वहां पे बैठने के लिए उसको समतल तो किया जा सकता है। नुकीले पत्थर निकले उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा, यज्ञ का आयोजन होगा। ऐसे ही लाल कृष्ण आडवाणी भी बोलते हैं कि बलिदान देना होगा, सरकार की कुर्बानी अगर देनी पड़ेगी तो वो भी देंगे। बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल सबके नेता पहुंच गए थे, लेकिन कुछ नेता जिनकी दिक्कत लग रही थी, जिनका लग रहा था कि इनके भाषण भड़काऊ हो सकते हैं, उनको अलाउ नहीं किया गया था, उनको रोका गया था। जैसे उमा भारती, तो उमा भारती ने अपने बाल कटवा लिए ताकि उनको पहचाना ना जा सके और वो भी अंदर जा सके। ये प्लान उनका सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि सच में सिक्योरिटी को शुरू में पता नहीं चल पाता है और वो पंडाल में पहुंच जाती है। अब डेट आती है 6 दिसंबर 1992 की। एक तरफ साइड में जो पंडाल लगे हुए थे, स्टेज लगे हुए थे, वहां पे नेताओं के भाषण चल रहे थे, कर सेवक भी जो थे वो चुपचाप अपना भजन कीर्तन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 11:30 बजते हैं तो जितने भी कर सेवक थे वो विवादित ढांचा जो था
उसकी तरफ पहुंचने लगते हैं। फिर 1:55 होते होते पता चलता है कि जो विवादित ढांचा था उसका एक पार्ट गिरा दिया जाता है। फिर 3:30 होते होते दूसरा पार्ट गिरा दिया जाता है और फिर 4:49 PM पे एक ह्यूमन चेन बना के लकड़ी का एक पोल लिया और उससे विवादित ढांचा को गिरा दिया और रामलला की मूर्ति, लक्ष्मण जी की मूर्ति और हनुमान जी की जो मूर्ति थी वो गर्भगृह जो था वहां पे रख दी और टेंट से मंदिर बना दिया। अब इसके थोड़ी देर बाद करीब 6 बजे यूपी के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है और 6:15 पे यूपी के सीएम जिन्होंने गारंटी ली थी कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो रिजाइन कर देते हैं और जो लोकल पुलिस थी वो खुद FIR करती है। 2 FIR की जाती हैं, एक लीडर के खिलाफ और एक जो एक पूरी क्रिमिनल एक्टिविटी हुई थी उसके खिलाफ। अब ये इंसिडेंट तो हो जाता है लेकिन इस इंसिडेंट के बाद सिर्फ अयोध्या ही नहीं पूरे देश में दंगे होते हैं। मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली, यूपी के स्टेट, बिहार, ऑल ओवर इंडिया में दंगे होते हैं। 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है और खरबों रुपए की संपत्ति जो है वो बर्बाद हो जाती है। इंडिया के बाहर भी ये बात पहुंचती है और पाकिस्तान क्या करता है, वो अपने देश के अंदर 30 हिंदू मंदिर तोड़ देता है। बांग्लादेश के अंदर 11 हिंदू मंदिर तोड़ दिए जाते हैं और गल्फ कंट्रीज जो थी वो भी विरोध करने लगती हैं और इस मुद्दे को UN में ले जाने की बात होती है। इस इंसिडेंट के बाद जो केस चल रहा था राम जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेके, अब उसके साथ एक केस जो क्रिमिनल एक्टिविटी का था वो भी जुड़ गया था, तो टोटल 2 केस हो गए थे। अभी जो सारी चीजें हुई, इतना बड़ा नुकसान हुआ, इसके पीछे क्या साजिश थी और कौन कौन इन्वॉल्व था, इसके लिए एक इंक्वायरी बैठती है और एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम था लिबरान अयोध्या कमीशन। ये कमीशन अपनी पूरी इंक्वायरी करता है और अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। पूरी जांच होने के बाद उस रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है कि जो पूरा एक्ट था वो स्पॉन्टेनियस नहीं था बल्कि एक प्लान तरीके से किया गया था। इसमें कई सारे VHP और BJP के लीडर का नाम था, कई सारे कर सेवक थे उनका नाम था। लेकिन 2020 आते आते स्पेशल CBI कोर्ट ने कहा कि ये प्री प्लान नहीं था और लीडर्स को छोड़ दिया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद RSS और VHP पे बैन भी लगता है और BJP भी जिन जिन स्टेट्स में सरकार बनाई थी उसने उसको डिसमिस कर दिया जाता है और फिर आगे चल के जो बैन था वो हट जाता है। अब 6 दिसंबर 1992 में जो ये सारी चीजें हुई थी इसको लेके पूरे इंडिया में एक अनरेस्ट था और अब सेंट्रल गवर्नमेंट हरकत में आती है और इसके अगले महीने 25 जनवरी 1993 को एक एक्ट लेके आती है, अयोध्या एक्ट ऑफ 1993। इसमें क्या होता है कि ये पूरा एरिया आप देख रहे हो 67.7 एकड़, इसमें से ये 2.77 एकड़ डिस्प्यूटेड लैंड जो होता है, इस 2.77 एकड़ में भी 0.313 एकड़ जो है वो एक्चुअल डिस्प्यूटेड एरिया माना जाता है जहां पे मूर्ति रखी गई थी। तो इस 2.77 एकड़ के एरिया को छोड़ के बाकी का एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया और जब ये एरिया अपने अंडर में लिया तो इसमें दुकानें, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ये सारे घर वगैरह जो थे, जैसे अतिक्रमण होता है जब हाईवे वगैरह पास होता है तो उनको गवर्नमेंट रेट के जो पैसे दे दिए जाते हैं, ठीक वैसे ही किया गया। तो ये जो जगह थी पूरी तरीके से खाली करा दी गई और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरे एरिया को अपने पास ले लेती है। ऐसा इसलिए करती है क्योंकि VHP और वक्फ बोर्ड इस एरिया के अंदर पॉलिटिक्स खेल रहे थे। वो विवादित एरिया जो था उसके आसपास की जमीनें खरीद के अपने नाम कर रहे थे और लोग डोनेशन देके इसमें हेल्प कर रहे थे। तो इसके बाद ये जो पूरा एरिया ग्रीन वाला है ये गवर्नमेंट के पास आ जाता है। लेकिन 2.77 ये वाला जो डिस्प्यूटेड एरिया था इस पे अभी कोर्ट को फैसला लेना था। कोर्ट जिसको बोलती ये पर्टिकुलर एरिया उसको मिलता। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें एक चीज और करती है कि जितने भी केस चल रहे थे इस विवादित ढांचे से रिलेटेड इन सबको रद्द कर देती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, इसके खिलाफ लोग कोर्ट चले गए थे। उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, 2 साल ये केस चलता है और जितने भी केस रद्द किए गए थे इनको दोबारा से स्टार्ट किया जाता है। तो जहां पे सारे लोग पहले खड़े थे वहीं पे आके दोबारा खड़े हो जाते हैं। तो अब इसके बाद ये था कि इसका जो फैसला है वो होना कोर्ट से ही है। तो 2003 में हाई कोर्ट में केस स्टार्ट होता है और सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट की टीम बुलाई जाती है कि अब जो साइंटिफिक तरीके हैं और जो फैक्ट्स हैं उनको ढूंढा जाने लगता है। तो 12 मार्च 2003 को ASI की टीम सर्वे स्टार्ट करती है। पहले GPR सर्वे किया जाता है, मतलब कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। इसमें बिना कोई गड्ढा खोदे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो भेजी जाती हैं, तो उससे पता चलता है कि जमीन के अंदर कुछ है कि नहीं और उसके हिसाब से खुदाई होती है। ऐसा नहीं होता कि एक तरफ से अगर सर्वे स्टार्ट हो गया तो सारी की सारी जमीन खोद दी जाती है। तो पहले GPR सर्वे किया गया था, उसके बाद जहां जहां इमेजेस आई थी वहां पे 6 महीने तक खुदाई चलती है। ट्रांसपेरेंसी के लिए 2 जुडिशियल ऑफिसर्स को रखा जाता है। जितने टाइम सर्वे होता है पूरे टाइम वो लोग वहीं रहते हैं और एक क्लियर इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि GPR में भले ही कुछ भी आए लेकिन किसी भी कीमत पे गर्भगृह वाला जो एरिया था जहां पे रामलला विराजमान थे उसको नहीं छेड़ना है, वहां पे खुदाई नहीं करनी है। अब इसके बाद ASI की रिपोर्ट आती है। तो पहली चीज इस रिपोर्ट में यह बताई जाती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक स्ट्रक्चर मिला है लेकिन वो इस्लामिक नहीं है। दूसरी चीज इसमें यह बोली जाती है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं जिससे यह लगता है कि पहले यहाँ पे कोई प्राचीन मंदिर रहा हो। और तीसरी चीज ASI ये बोलती है कि हम ये तो कंफर्म नहीं कर सकते कि जो बाबरी मस्जिद बनाई गई है वो राम मंदिर को तोड़ के ही बनाई गई है कि नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद को
खाली जमीन पे नहीं बनाया गया था। अब इधर ये सारी चीजें चल रही थी, वहीं पे विवादित जमीन जो थी, वहीं लश्कर तैयबा के 5 आतंकी अटैक करने के लिए घुस जाते हैं। 5 जुलाई 2005 को टेम्परेरी जो मंदिर बनाया था उस पे ये लोग अटैक करने का ट्राई करते हैं। इसमें एक सिविलियन की जान चली जाती है, कई लोग जख्मी हो जाते हैं, लेकिन सीआरपीएफ इन 5 आतंकियों को मार देती है। अब इसके बाद 2010 में ये सारे प्रूफ देखे जाते हैं, दोनों ग्रुप्स अपनी अपनी दलीलें देते हैं और 2010 में हाई कोर्ट सारी चीजें देखने के बाद अपना फैसला सुनाता है। इस जजमेंट में कोर्ट कहता है कि हाँ, उस जगह पे रामलला का जन्म हुआ था और बाबरी मस्जिद के नीचे कोई भी इस्लामिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई चीज नहीं मिली है। दूसरी चीज, हाई कोर्ट 2.77 जो डिस्प्यूटेड लैंड था उसको 3 पार्ट में बांट देती है और सेंट्रल एरिया जो था वो राम जन्मभूमि न्यास यानी खुद राम भगवान को दिया जाता है। दूसरे हिस्से में राम चबूतरा और जो सीता रसोई थी वो निर्मोही अखाड़ा को दिया जाता है और तीसरा जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है। अब ये डिसीजन तो आ जाता है, लेकिन इस डिसीजन से कोई भी जो पार्टी थी वो खुश नहीं थी और इसकी वजह से 2011 में ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो शुरू के 6 साल तो इस पर सुनवाई नहीं की जाती है। फिर अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्टार्ट होती है, जिसको ये 5 जज देखते हैं। सबसे पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये जो हाई कोर्ट का फैसला ये सही नहीं है, तो वो इस पे स्टे लगा देता है और फिर सुप्रीम कोर्ट सारी चीजें देख के अपना फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4 चीजों पे बेस्ड था। पहला, एएसआई की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट मानी, जिसमें यह निकल के आया था कि मस्जिद से पहले वहां पे नॉन इस्लामिक ढांचा था। तो इससे सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो मेन क्लेम था कि मस्जिद खाली जमीन पे बनाई गई थी वो वीक हो गया था। दूसरा था इंग्लिश ट्रैवलर्स, जो शुरू में हमने डिस्कस किए थे कि अंग्रेज आए थे तो उन्होंने ट्रैवल नोट्स बनाए थे, जो कि कोर्ट के अंदर एक रिटन प्रूफ की तरह उन्होंने काम किया, जिसमें किस तरीके से पूजा होती थी, राम के बारे में क्या क्या बात हुई थी, वो सारी चीजें थी। तीसरा था एडवर्स पोजेशन। हिंदुओं ने विवादित जो जगह थी वहां पे कभी भी पूजा करना रोका ही नहीं और कोर्ट के अंदर पोजीशन जो होता है वो किंग होता है। अगर मिट्टी भी पड़ी थी तो मिट्टी के ऊपर भी पुजारियों ने पूजा की, लेकिन पूजा को रोका नहीं। और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम जो थे वो ईयर 1934 हो या फिर 1949 के बाद से वो वहां पे नमाज पढ़ने गई नहीं। चौथी चीज थी क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। जैसे कोर्ट के जजमेंट के पेज नंबर 1029 पे भी पढ़ना आप, उसमें जज विटनेस परम हंसराज से कहते हैं कि आपको ये नहीं लगता कि जो सेंटर एरिया है जहां पे आप कह रहे हो कि रामलला का जन्म हुआ है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि क्या पता कुछ हाथ साइड में यानी कि लेफ्ट में या फिर कुछ हाथ राइट में वहां पे जन्म हुआ हो। तो वो कहते हैं कि एक उंगली भी इधर उधर नहीं, एग्जैक्ट जो मस्जिद थी उसका जो सेंट्रल डोम है उसके अंदर गर्भगृह है जहां पे रामलला विराजमान है, एग्जैक्ट वहीं पे है और इसमें 1% भी डाउट नहीं है। तो जितने भी पुजारी आए कोई भी अपनी बात से हिला नहीं। तो ये सारी चीजें देख के 9 नवंबर 2019 को फैसला आता है 2.77 लैंड पूरा का पूरा रामलला विराजमान यानी कि राम भगवान को दे दिया जाता है। ना तो निर्मोही अखाड़ा को ना ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाता है, पूरा का पूरा रामलला विराजमान को जाता है। एक तरह से राम भगवान को ही जमीन दे दी गई थी और सुन्नी वक्फ बोर्ड जो था उसको 5 एकड़ जमीन डिस्प्यूटेड लैंड जो था उससे 25 किलोमीटर दूर एक धानीपुर विलेज है अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे दे दी जाती है। निर्मोही अखाड़ा जो इतने सालों से केस लड़ रहा था उसको कुछ नहीं मिलता है। अब आप इसमें यह भी कह सकते हैं कि रामलला विराजमान जो है उनको पूरा एरिया मिल गया, लेकिन उसको मैनेज कौन करेगा, वहां पे जो कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो कौन कराएगा। तो इसके लिए ये जो 2.77 एकड़ एरिया है, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, पूरे 67.7 एकड़ की बात नहीं कर रहा हूं। तो इस 2.77 एकड़ डिस्प्यूटेड लैंड के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो हुआ, जिसमें यह हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इसको 15 मेंबर मैनेज करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस ट्रस्ट में एक मेंबर निर्मोही अखाड़ा का भी रखना होगा। तो इन 15 लोगों में एक निर्मोही अखाड़ा के मेंबर थे, बाकी के जो लोग थे वो स्पिरिचुअल लीडर, गवर्नमेंट के जो अपॉइंटीज होते हैं ये सब थे। तो अभी राम मंदिर का जितना भी काम देखा जा रहा है वो सारा का सारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है वो करवा रहा है। और ये जो बाकी का ये जो ग्रीन एरिया है इसके डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है, इसको धार्मिक स्थल की तरह डेवलप किया जाएगा। जैसे वैष्णो देवी में श्रद्धालु आते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता है, ठीक वैसे ही किया जाएगा। अच्छा, इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक चीज और हुई थी। तो जब ऐसे जजमेंट दिए जाते हैं तो उसमें हमेशा एक ऑथर होता है, यानी कि जिसने सारे जजेस के एस्पेक्ट्स और ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए जजमेंट लिखाया है। लेकिन राम मंदिर जजमेंट में ऑथर का नाम कभी डिस्क्लोज ही नहीं किया गया। अगर आप जजमेंट के आखिरी में देखोगे एक एडेंडम है जिसका फॉन्ट भी अलग है, जिसमें 5 में से एक जज ने मेजॉरिटी डिसीजन को मानते हुए अपनी एकदम अलग रीजनिंग दी है, जिसे लीगल भाषा में कॉन्करिंग जजमेंट बोलते हैं। और उसमें यह लिखा है कि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर भगवान राम मंदिर का है हिंदू बिलीव्स के हिसाब से। अभी करंट की बात करें तो 5 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन और भूमि पूजन करवाया था और अब 2024 में यानी कि इसी 22 जनवरी को यहाँ पे रामलला विराजमान होंगे। फिलहाल अभी टोटल 3 फ्लोर में से ग्राउंड फ्लोर रेडी हुआ है, बाकी सेकंड फ्लोर जो है और जो थर्ड फ्लोर है अभी उस पर काम चल रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो पूरा मंदिर है वो दिसंबर 2024 में पूरा हो जाए।